हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द एम्स पीएचडी कोर्स, जिसके बारे में जो है इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो एम्स की तरफ से जो है पीएचडी के लिए एग्जामिनेशन यानी एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी डेट आ चुकी है, और अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको जो है एम्स से पीएचडी करने का मौका मिल जाता है। अगर आपके पास आपकी खुद की फेलोशिप है, जैसे कि सीएसआई नेट, डीबीटी, आईसीएमआर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है, यानी आप अगर एक नॉन नेट स्टूडेंट हैं, कोई भी फेलोशिप आप होल्ड नहीं करते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास दोनों ऑप्शन है, यानी जो बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉन नेट हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं किया है जो कि फंडिंग देता हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है, या फिर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे उन बच्चों को लगाया जाएगा, उन प्रोजेक्ट की तरफ से जो फंड्स अवेलेबल है उन फंड्स को दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे नॉन नेट एंड नेट दोनों ही स्टूडेंट जो है, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। इस वीडियो में हम इसी डिटेल को कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है होम का, नोटिफिकेशन का, एडवर्टाइजमेंट का, प्रोस्पेक्टस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको यहीं पे क्लिक करना है। इसलिए मैं इसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कर रही हूँ। प्रोस्पेक्टस को आपको बहुत अच्छे से, यानी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत कुछ मेंशन है, मैं सिर्फ की पॉइंट को कवर करने वाली हूँ, जो कि इन जनरल एक बच्चे को जानने की जरूरत है अगर वो एम्स में पीएचडी के लिए जो है अप्लाई करता है। तो उसे अप्लाई करने से पहले जो है ऑब्वियसली उसको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। तो इसके बारे में जो है हम यहाँ पे जान लेते हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम फॉर द जनवरी 2024 सेशन के लिए जो है इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर मेंशन है साफ साफ तरीके से कि यहाँ पे जो फॉर्म की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे लास्ट डेट सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की, वो होगी 26 जनवरी 2024। और जो फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो हो चुकी है 12 जनवरी 2024 से, यानी फ्राइडे से जो है शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 26 जनवरी 2024। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट डेट होगी करेक्शन, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो लास्ट डेट जो करेक्शन की आपको मिलेगी वो होगी 2 फरवरी 2024। इसके अलावा जो है आपको आपका सेंटर फाइनलाइज करके बता दिया जाएगा, दैट इज टिल 5 फरवरी 2024, जो कि यहाँ पर मेंशन है। सीबीटी एग्जाम जो है आपका 9 फरवरी 2024 को रखा जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो कि स्टेज 1 का होगा वो 19 फरवरी 2024 को बताया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है आपको 11 मार्च 2024 को पता चल जाएगा, और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, लास्ट डेट जो होगी ज्वाइनिंग की, वो होगी 30 मार्च 2024। ठीक है। Make sure the declaration of a result, that is result for PhD program, will be available on the website. इस वेबसाइट पे जो है आपको सारे रिजल्ट अवेलेबल मिलेंगे, दैट इज aimsexam.ac.in। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी जो है कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रहने वाली है, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रहने वाली, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेगा। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। PWD स्टूडेंट्स के लिए जो है कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है मेनली डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एम्स एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। उनमें से ही एक कोर्स है दैट इज पीएचडी प्रोग्राम। तो समरी की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होने वाला है सीबीटी मोड, यानी ऑनलाइन बेसिस पे आपका जो है एग्जाम होगा। ड्यूरेशन होगा एग्जाम का दैट इज 90 मिनट्स, जिसमें कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 लेवल पे एग्जाम मतलब एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 फरवरी 2024 रहने वाली है। सेंटर जो है एग्जामिनेशन का वो दिल्ली एनसीआर होने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट, यानी कितने शिफ्ट में एग्जाम होंगे, सिर्फ एक शिफ्ट में होगा। टाइमिंग जो होगी 10 AM से लेकर 11:30 AM तक रहने वाली है, यानी 90 मिनट्स का होने वाला है। पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 फॉर्म में डिवाइडेड होंगे, दैट इज 30 40 करके टोटल 70 होंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वेश्चन का वो यहाँ पे दो कैटेगरी में किया गया है, दैट इज एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश एंड सब्जेक्ट रिलेटेड। मेक श्योर ये जो दोनों के दोनों सेक्शन है वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों ही स्टूडेंट के लिए कॉमन है। और यहाँ पे एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश जो है 30 का होगा, और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है 40 का होगा। सेम गोज विद द नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स एज वेल। अगर आपके आंसर जो है यहाँ पर इन केस अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये 30 मार्क्स का हो जाएगा, ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनकरेक्ट आप देते हो तो -1/3 होगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देते हो तो 0, और अगर आंसर
मार्क कर देते हो, लेकिन अगर फिर भी आंसर नहीं देते हो तो भी 0 होगा। मेथड ऑफ कट ऑफ जो होगा ये स्टेज 1 स्टेज 2 का मिलाकर जो है आपका टोटल 35 मार्क्स आना चाहिए, ताकि आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाओ। स्टेज 3 जो है ये डिपार्टमेंट क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब असेसमेंट रिलेटेड जो है हो सकता है, जो कि 20 मार्क्स कैरी कर सकता है। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, अगर मान लीजिए टाई हो गया तो ऑब्वियसली जिसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे टाई को सुलझाया जाएगा, यानी जिसका एज ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। अब सीट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आप देख सकते हैं बहुत सारा डिपार्टमेंट है, राइट। यहाँ पे जो है लगभग आपके पास 32 डिपार्टमेंट के बारे में बोला है। 32 डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग बेसिस पे लगभग 115 आपके पास वैकेंसी दी गई है, जिसमें से डिपार्टमेंट वाइज जो है वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, ना ही डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ तक कि इस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है कि आपके पास खुद की फेलोशिप है या फिर आप जो है इंस्टीट्यूट से फेलोशिप लेने वाले हैं। जैसे कि ये वाला जो कॉलम है ये स्टूडेंट के लिए जो फंड्स होंगी या फेलोशिप होगी वो इंस्टीट्यूट या फिर जो जिस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट जो है देगा। जैसे मान लीजिए अगर आप आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं, उसके थ्रू आपकी पीएचडी हो रही है, तो वो प्रोजेक्ट के थ्रू जो उस प्रोजेक्ट में जो फंड्स होंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्ट बेस्ड फंड मिलेगा और यहाँ पे आपके पास खुद का फेलोशिप होना चाहिए, यानी ओन फेलोशिप, ठीक है। ओन गवर्नमेंट फेलोशिप, जैसे कि हो गया सीएसआर, नेट, आईसीएमआर, डीबीटी, जो भी फेलोशिप प्रोवाइड करने वाले एग्जाम होते हैं वो हो गए। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हो तो अगर जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें जो है फंडिंग, जो प्रोजेक्ट फंडिंग देगा उसके लिए सिर्फ एक ही सीट है, जबकि अगर स्टूडेंट के पास खुद की फेलोशिप है तो उसके लिए 5 सीट है। टोटल इससे मिला के जो है 6 सीट हो जाते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए देख सकते हो। जैसे कि हो गया बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स के लिए जो है प्रोजेक्ट फंडिंग बेस्ड एक सीट है और खुद के प्रोजेक्ट के लिए खुद का फंडिंग बेस्ड जो है 5 सीट है, मिलाकर हो गया 6। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो है प्रोजेक्ट बेस्ड 2 सीट है और ओन फेलोशिप बेस्ड 4 सीट है, मिलाकर हो गया 6। इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जैसे कि हो गया फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए, यू कैन सी हियर कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग एक भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास खुद की फंडिंग है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विद द न्यूरोलॉजी, इसमें भी जो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है वो सिर्फ 2 है और जो ओन फेलोशिप फंडिंग जो होगी वो सिर्फ 1 सीट है, यानी टोटल मिला के जो है 3 सीट है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि पैथोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग 3 सीट है और ओन फेलोशिप के लिए 1 सीट है, टोटल मिला के 4 सीट हो गया। इस तरीके से आप सब कुछ जो है सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा। अब क्योंकि आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे तो उसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी देखनी होगी। जैसे कि एनाटॉमी में एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं एक दूसरा फील्ड ले लेते हैं जिसमें कि हम रिलेट कर पाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री ले लिया, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है आपके पास यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के थ्रू जो फंडिंग आएगी वो सीट एक अवेलेबल है और जो खुद की फेलोशिप होगी ओन फेलोशिप उसके लिए 5 सीट अवेलेबल है, टोटल मिला के 6 सीट हो गए बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो जो प्रोजेक्ट रिलेटेड फंडिंग होगी उसमें बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उसका एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बायोमेडिकल साइंस या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है लेस देन 30 ईयर्स की होनी चाहिए। और आपका प्रोजेक्ट टाइटल ये रहने वाला है और आपकी फंडिंग एजेंसी जो है वो ये रह सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, अगर मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखाती हूँ कि कौन कौन से कॉलम को किस किस तरीके से मेंशन किया गया है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे है प्रोजेक्ट कोड और यहाँ पे है फंडिंग बाय। तो फंडिंग जो है यहाँ पे जैसे बायोकेमिस्ट्री में अगर हमने देखा तो जो सेल्फ फंडिंग है ऑब्वियसली वो यहाँ पे जो है मेनली एससीआरबी के द्वारा होने वाली है। सिमिलर बेसिस पे मान लीजिए अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है, ठीक है, तो खुद की फेलोशिप के केसेस में क्या होगा, जो सबसे पहला पोजीशन होगा वो होगा उसमें जो बच्चे की एलिजिबिलिटी है वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो भी फंडिंग्स अवेलेबल है और जो मतलब कि यहाँ पे फंडिंग्स वाले बच्चे तो एलिजिबल है ही, बिना फंडिंग्स वाले भी एलिजिबल है, राइट। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि हर एक सीट के लिए जो है इन्होंने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी होगी। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इस पीडीएफ को बिना गो थ्रू किए जो है आपको आइडिया नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे मोर देन 30 जो है डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, तो सारे 30 डिपार्टमेंट्स के सारी चीजों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे आपको इजिली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है देखना है। आपको मैंने 1 से 2 यहाँ पे पोजीशन देख के बता दिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द सीट इन द डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर। जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसी डिपार्टमेंट की सीट के लिए एलिजिबल होंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास अपना फेलोशिप है दे कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ ओएफ एंड फेलोशिप अवेलेबल सीट।
अगर आपके पास खुद का फेलोशिप है, मान लीजिए आप सीएसआई नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो विदाउट फेलोशिप वाला भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें कि जिस प्रोजेक्ट में आप जाएंगे वो प्रोजेक्ट जिस एजेंसी के द्वारा फंड किया जा रहा है वो एजेंसी के थ्रू आपको फंडिंग्स मिल सकती है। कैंडिडेट्स विदाउट द ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट ओनली फेलोशिप अवेलेबल, यानी जिन बच्चों के पास कोई भी गवर्नमेंट फेलोशिप नहीं है, यानी कोई भी नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो आप एफए कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, यानी फेलोशिप अवेलेबल वाले में अप्लाई करेंगे। आप ओएफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये भी इशू नहीं रहा कि हाँ जिनका नेट क्लियर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी कोर्स ओपन कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी मस्ट पोजेस एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। इनमें से कोई भी एक फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके पास एमबीबीएस बीडीएस विद 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, या फिर एमडी एमएस एमडीएस डीएम एमसीएच इन सब्जेक्ट कंसर्न और डिप्लोमेट ऑफ अ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। So candidates who have obtained any of these degree from medical college which are not recognized by the Medical Council of India shall not be eligible to apply. तो अगर आप मतलब आपके पास ये डिग्री है लेकिन प्रॉपर मेडिकल कॉलेज से नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग क्वालिफिकेशन भी इसमें मतलब कि परमिशन दे दी गई है। कैंडिडेट्स होल्डिंग द एमएससी डिग्री इन मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो अगर आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन मेडिकल के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो मैक्सिमम स्टूडेंट है हमारे चैनल पे वो आई थिंक मैक्सिमम जो है नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं। नॉन मेडिकल के लिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, तो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी शेल बी मास्टर डिग्री दैट विल बी ऑफ अ 2 year कोर्स awarded by the Indian Institute Indian universities or equivalent in the subject as per the requirement of the project। तो आपके पास जो है जो मास्टर डिग्री जो इन्होंने कॉलम में मेंशन करके रखी थी, जो मैंने आपको कहा कि आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, वो जो कॉलम में मेंशन करके रखा था वो डिग्री जो है आपके पास 2 year की होनी चाहिए, जो कि जनरली जो है एमएससी 2 साल की होती है। कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग एमटेक डिग्री BAMS एंड BHMS विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी। अगर आप ये डिग्री होल्ड करते हैं तो आप नॉन मेडिकल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एलिजिबिलिटी अंडर द नॉन मेडिकल कैटेगरी शेल हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। और आपने जो लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो। कैंडिडेट्स पोजेसिंग मास्टर डिग्री थ्रू द डिजिटल लर्निंग कोर्स शेल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से अपना मास्टर डिग्री लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब जो स्पेशल वेटेज है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उनमें जो स्पेशल वेटेज है वो किनको दिया जाएगा, जिनके ये सारे एग्जाम इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर है और उनके पास फंडिंग अवेलेबल है, जैसे कि ज्वाइंट सीएसआई नेट या जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ एससीएमआर एसआरएफ डीबीटी जेआरएफ एनबीएचएम स्क्रीनिंग टेस्ट या इंस्पायर फेलोशिप। अगर आपके पास ये सब में से कोई भी एक एग्जाम है तो आपका जो है आपको एक पर्टिकुलर स्पेशल वेटेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि मतलब डेट जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है जनवरी 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी दिस। द लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप मस्ट बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। पासिंग ऑफ द लिस्ट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज द प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप। अवार्ड लेटर होता है ये उसकी डिमांड कर रहा है, मतलब अगर आपके पास सीएसआई नेट क्वालिफाइड है तो आपका जो अवार्ड लेटर है आपको ये अवार्ड लेटर जो है इनको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए कि ऐसा है कि आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड अवेलेबल है तो उससे नहीं चलेगा, इनको प्रॉपर अवार्ड लेटर चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको अवार्ड लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और भी यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके उस इंस्टीट्यूट से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिमांड हो सकती है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर 3 स्पेशलिटी और डिपार्टमेंट ओनली। सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के लिए आप एट अ टाइम जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन जो होगा कोर्स का वो 5 year रहने वाला है और ज्यादा से ज्यादा जो है 5 years प्लस 6 month का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जो है ये एक्सटेंशन अप टू 6 years हो सकता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। Selection for PhD registration will be through a 3-stage performance evaluation as under। तो स्टेज 1 स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 जो है 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 एमसीक्यू आएंगे, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स कैरी करेंगे, जिसमें कि एप्टीट्यूड रिलेटेड एमसीक्यू होंगे जो कि इंग्लिश कवर करेंगे। रिटन एंड वर्बल स्किल जिसमें इंक्लूड होगा बायोस्टैट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विल बी इंक्लूडेड। स्टेज 2 जो है 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 एमसीक्यू आएंगे, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स को कैरी करेगा। Subject related theory based on comprising the multiple choice question will be there of MD, MS, MDS, MSc एंट्रेंस लेवल। तो जो भी आपका मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसका लेवल रहने वाला है, यानी स्टेज 2 का लेवल रहना है, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड लेवल रहने वाला है। अगर आप एमएससी क्लियर किए हैं तो एमएससी लेवल रहेगा।
टोटल मार्क्स जो है स्टेज 1, स्टेज 2 को मिला के हो जाने वाला है आपका 70 मार्क्स, दैट इज़ 30 + 40, और टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो मिलेगी 90। स्टेज 3 के लिए जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है, लगभग आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए तभी जाके जो है आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट हू डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर द स्टेज 3 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। अगर आपका स्टेज 3 के लिए सिलेक्शन नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपका पूरे तरीके से रिजेक्शन हो जाएगा, आप आगे जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल वेटेज जो है यहाँ पे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि आप मेंशन 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2 फॉर द कैंडिडेट्स हू फुलफिल बोथ the following criteria. They are eligible for stage 3 and they are also holding the medical degree like MBBS, MDS, BDS, DNB, MD, MS, DM, MCH और MSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट। तो आपको 10 मार्क्स और एडिशनली 70 में जो है और 10 मार्क्स एडिशनली ऐड कर दिए जाएंगे अगर आपकी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं तो। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो है 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 स्टेज 2 फॉर द कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द क्राइटेरिया, दैट इज दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3 एंड दे आर आल्सो हैविंग दे हैव आल्सो क्वालिफाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन to the award of fellowship tenable at the AIIMS Delhi in the last 2 years, that is January 2022 to the last date of application। यानी जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2024 के बीच में आपने जितने भी एग्जाम नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किए हैं वही नेशनल लेवल एग्जाम जो है मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी CSI या कोई और नेट एग्जाम 2022 से पहले का क्लियर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेडिकल फील्ड वालों के लिए तो 70 मार्क्स का पूरा पेपर था, राइट। उसके बाद 10 मार्क्स आपको तब दे दिए जाएंगे जब आप ये दोनों क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे। सिमिलर बेसिस पे नॉन मेडिकल वालों के लिए भी 70 मार्क्स था स्टेज 1 स्टेज 2 मिला के, प्लस 10 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, यानी आप स्टेज 3 के लिए भी एलिजिबल हैं। और लास्ट के 2 साल यानी 2022 से लेके 2024 के बीच में अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे और स्टेज 3 के जो है यहाँ पे आपके 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स होंगे। और जो लास्ट का आपका सिलेक्शन होगा यानी फाइनली ऐसा सिलेक्शन जो आपको एडमिशन दिलवाएगा एम्स में, वो होगा कि एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा फॉर द एडमिशन प्रोसेस फॉर मेनली फॉर द PhD डिपार्टमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है, फाइनल रिजल्ट जो है कैंडिडेट्स हू सिक्योर 50% मार्क्स इन स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कंबाइंड शैल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो वो बच्चे जो कि 50% मार्क्स जो है जो जिसका डिवीजन जो है 70 + 10 + 20 बेसिस पे रखा गया है, इसमें से आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 100, तो आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में चला आएगा और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जैसे कि यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि मेंशन किया गया है कि आप उन्हीं सीट्स के लिए एलिजिबल हैं जिनके लिए आप अपने अप्लाई किया है। और ओके, ये सारी फुलफिल हमने कर लिया है कि जिन बच्चों के पास अपनी खुद की फेलोशिप है वो फेलोशिप एंड विदाउट फेलोशिप दोनों ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी FA या OF दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है वो सिर्फ FA के लिए अप्लाई करेंगे। जो एग्जामिनेशन होगा वो CBT मोड में कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली या NCR में। मेक श्योर यहाँ पे जो PhD एडमिशन की डेट दी गई है वो होने वाली है 30 मार्च 2024, ठीक है, फॉर द जनवरी सेशन। अगर कोई भी बच्चा लेट हो जाता है इसको ज्वाइन करने में तो ऑब्वियसली उसको 30 मार्च 2024 के बाद जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट इज फॉर जनवरी सेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डिटेल देके रखा है कि सारा का सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा। आपको फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट करना है, प्रोस्पेक्टस को आपको इस वेबसाइट से पढ़ लेना है ताकि आपसे कुछ भी गलती ना हो। सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के लिए आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं और सभी प्रोस्पेक्टस में जितने भी पॉइंट्स मेंशन है उसको गो थ्रू करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका एडमिशन होगा PhD में तो ये सारे फी होंगे जो कि आपको एट अ टाइम पे करने पड़ेंगे, दैट इज ऑल द फी एंड ड्यूज पेबल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ठीक है, तो जो कि आप देख सकते हैं लाइक ट्यूशन फी हो गया, लेबोरेटरी फी हो गया, पोर्ट मनी हो गया, हॉस्टल रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिम खाना फी हो गया, कॉशन मनी हो गया, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये जो यहाँ पे एम्स के थ्रू PhD प्रोग्राम का नोटिफिकेशन दिया गया है और मेनली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है और कौन से बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उससे पहले आप एक बार प्लीज प्रोस्पेक्टस को डिटेल में जरूर पढ़िएगा ताकि आपके कंसर्न रिलेटेड जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।